हाउ टू सॉल्व इट, एंड आप अपनी मेमोरी से कुछ इनपुट्स लेंगे, और हो सकता है कि आपने अगर पहले इस तरह के क्वेश्चन को करने में कोई गलती करी हो तो वो इस बार आप नहीं करना चाहेंगे, वो एक्सपीरियंस भी आपका ध्यान रहेगा आपको। ओके, एंड यू माइट ऑल्सो थिंक इन वॉट ऑल वेज दिस प्रॉब्लम कुड बी सॉल्व, एंड देन यू विल चूज वन वे एंड ट्राई टू सॉल्व इट। सो बेसिकली जो भी आपने ये सब कुछ करा, ओके, अगर आपने अभी साइकोलॉजी की कोई क्लास पहले ले ली है, और चूंकि ये मेरी पहली क्लास है आपके लिए, तो अभी भी आप जब इस क्लास को सुन रहे होंगे तो हो सकता है आप जो अभी तक आपको सिखाया गया चैप्टर 1 में, आप इस सारे कंटेंट को, इस प्रेजेंटेशन को कंपेयर कर रहे हो उससे। तो ये जो कॉग्निटिव प्रोसेस है, इसी को हम मेंटल प्रोसेस कहते हैं। ये एक्टिविटीज़ जो आपके ब्रेन में हो रही हैं, जो आपका माइंड परफॉर्म कर रहा है, वो हमारे क्या है, मेंटल प्रोसेस। तो जैसा यहाँ पर लिखा हुआ है, आई वुड ऑलवेज सजेस्ट कि आप ये नोट्स अपने बुक्स में लिख लें, और जब हमारी पूरी क्लास हो जाती है तो हम आपको नोट्स के हैंडआउट्स देते हैं, उसमें भी ये लिखा हुआ होता है, वो भी आपको मिलता है। तो आप यहाँ पे एक चीज़ और समझिए कि ये जो मेंटल एक्टिविटी है उसके लिए हमें क्या चाहिए, हमें एक हेल्दी ब्रेन चाहिए टू डू ऑल दिस। बट जो हमारा कॉन्शियसनेस है दैट इज डिफरेंट फ्रॉम आवर न्यूरल एक्टिविटी, और वी कॉल ब्रेन बायोलॉजी। तो हम आगे क्लास में देखेंगे व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द माइंड एंड ब्रेन। ओके, so it's very important, consciousness of our own experience and mental processes are much more than the neural or brain activities. So this particular part we would understand in detail subsequently in this class, और थोड़ी देर बाद हम इसे स्टडी करेंगे। अब यहाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इन तीनों कंपोनेंट में मैंने यहाँ पर ये एक की लाइन लिखी हुई है, दैट व्हाट मेंटल प्रोसेस एट कोर इन्वॉल्व्स, इट्स द स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस और अवेयरनेस। तो ये आपको ध्यान रखना है, और अगर आप इस तरह से आंसर लिखते हैं तो यू विल डेफिनेटली स्कोर गुड मार्क्स इन योर एग्जाम्स। नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज एक्सपीरियंसेस। तो मैंने पहले ही आपको बता दिया कि एक्सपीरियंसेस क्या होते हैं। वेरी राइट, हमारी फीलिंग्स या इमोशंस होते हैं। अब यहाँ पे भी एक एग्जाम्पल के माध्यम से हम डिस्कस कर लेते हैं कि एक्चुअली में अगर किसी के घर में किसी की डेथ हो जाती है, तो क्या आप सच में वैसा पेन महसूस कर सकते हैं जैसा वो व्यक्ति कर रहा है? वो आपका नेबर हो सकता है, वो आपका दोस्त हो सकता है। Certainly not. Okay, because what that person is experiencing we cannot directly observe or know. हम उसे डायरेक्टली ना तो ऑब्जर्व कर सकते हैं, ना हम ऑब्जर्व करने का मतलब है कि ऐसा नहीं कि हम उसको देख रहे हैं, मतलब हम अपने अंदर उससे नहीं फील कर सकते हैं। इसीलिए वी कैनॉट डायरेक्टली ऑब्जर्व और नो, दैट इज फील समवन एल्स एक्सपीरियंस, वी कैन ओनली एज्यूम। अगर आपके अंगूठे का नाखून उखड़ जाए तो आपको जितना पेन हो रहा होता है, तो क्या वो पेन आपका भाई समझ सकता है? नहीं समझ सकता। या आपके घर में मम्मी पापा समझ सकते हैं? नहीं समझ सकते हैं। दे कैन ओनली एज्यूम कि हाँ पेन हो रहा होगा। ओके, सो इट इज ओनली द एक्सपीरियंसिंग पर्सन हु इज अवेयर ऑफ और कॉन्शियस ऑफ हर और हिज एक्सपीरियंसेस। ओके, ये समझना जरूरी है। और वॉट इट इन्वॉल्व्स फीलिंग्स और इमोशंस और अफेक्शन, मैंने पहले ही आपको ये बता दिया कि ये जो पार्ट है ये वो कोर एस्पेक्ट है जो इससे रिलेटेड है। तो एक्सपीरियंसेस में हम क्या इन्वॉल्व करते हैं या क्या स्टडी करते हैं? फीलिंग्स और इमोशंस, और दैट वी कॉल अफेक्शन इन साइकोलॉजी। नाउ द थर्ड कंपोनेंट इज बिहेवियर। एंड बिहेवियर का मतलब हमने पहले ही जाना कि ये एक्शन है जो हम करते हैं। तो ये आउटवर्ड बिहेवियर और एक्सप्रेस बिहेवियर, मतलब इसका मतलब ये नहीं है कि आप अगर कभी ये मन में किसी के सोच रहे हो किसी के बारे में कि मन तो करता है कि इसको एक घूंसा मार दूं, तो जो आपके मन के अंदर चल रहा है उसको हम कहते हैं कोवर्ड बिहेवियर। बट जो एक्सप्रेस करते हैं उसको हम क्या कहते हैं? आउटवर्ड बिहेवियर या ओवर्ड बिहेवियर। तो यहाँ पे जब हम बिहेवियर यानी ह्यूमन एक्शन की बात करते हैं तो हम ओवर्ड बिहेवियर की बात करते हैं, ना कि
इंटरनल बिहेवियर की। ओके, आगे समझ में। सो दिस इज व्हाट द थर्ड कंस्ट्रक्ट ऑफ साइकोलॉजी. Now I have mentioned few modern definition of psychology, and I would suggest that you actually note it down in your notebook, and if you write these definition in your exam, definitely you would score good marks. So let's just discuss one or two these definitions. So this is the proponent name, Baron. In 1995 he said psychology studies again behavior and cognitive process from 5 perspective: behavioral, cognitive, physiological, socio-cultural, and psychodynamic. Then the other definition is the scientific study of mental process and behavior. In the third definition, scientific study of the behavior and mental process of humans and other animals. बिकॉज यहाँ पे एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि हम साइकोलॉजी में केवल ह्यूमंस को स्टडी नहीं करते हैं, हम एनिमल्स को भी स्टडी करते हैं. तो हम उसको जनरली एक सिंगल टर्म हम उसके लिए यूज़ करते हैं, ऑर्गेनिज्म. सो ऑर्गेनिम्स का मतलब है लिविंग क्रिएचर. तो ह्यूमन भी लिविंग क्रिएचर हैं और एनिमल भी हमारे लिविंग क्रिएचर हैं. तो आप शायद ये तीनों डेफिनेशन देख के समझ पाए होंगे कि इसमें भी कॉमन क्या है. कॉमन हमारा है मेंटल प्रोसेस एंड बिहेवियर. एंड डेफिनेटली जैसा मैंने अंडर एक लाइन करके आपसे पूछा था कि वाई दिस लाइन, तो वो मेंटल प्रोसेस एंड बिहेवियर में हमारे एक्सपीरियंसेस या इमोशंस ऑलरेडी इन्वॉल्व हैं. ओके, so now we just proceed with the next subdivision, that is psychology as a discipline. अब यहाँ पर सबसे पहला तो आपको ये समझना पड़ेगा कि ये जो डिसिप्लिन वर्ड है वो क्या होता है. I think every now and then you hear it from your school teacher or the parents. Okay, so basically this is the teacher in the class that tells you be in discipline. और अगर ये घर में कौन है, हमारे पिताजी है ना, कायदे में रहो जरा. आपने, आई एम श्योर यू हैव एक्सपीरियंस दिस इन द क्लासरूम, जहाँ पे टीचर कहती है बी इन डिसिप्लिन, और घर में अगर पिताजी का मूड सही नहीं होता है, देखिए इनकी आईब्रोज एकदम तनी हुई हैं और हाथ यहाँ पे कमर पे रखे हुए हैं, मतलब आज मूड खराब है. और अगर वो कह रहे हैं कायदे में रहो जरा, तो क्या है इसका मतलब? तो इसका मतलब ये है कि they actually decides that what we can do and how we can do. Okay, so ये अंडरलाइन पार्ट बहुत समझना है when we discuss psychology as a discipline. पहले ये शब्द समझना जरूरी है because a discipline is defined both in terms of what it studies and how it studies. Okay, so इसका मतलब ये है, what का मतलब क्या है, क्लास में आप बात कर सकते हैं, दैट इज वॉट कर सकते हैं. हाँ, आप कर सकते हैं इफ यू हैव ए क्वेश्चन टू आस्क टू द टीचर. बट सेम टाइम हाउ यू वुड डू, you would definitely let the teacher finish that particular part, and then you will raise your hand and then you will ask your question. Okay, so what you are seeing, that when we use this word discipline and when we say psychology as a discipline, it actually tells us that what it studies and how it studies. And also when we say how, then it means that it gives us the do's and don'ts. Okay, so how it is practiced in psychology. सबसे पहली बात, जैसे मैंने कहा कि हाउ में डूज एंड डोंट्स इन्वॉल्व हैं, तो पहली बात तो यह है कि साइकोलॉजी को हम पर्सनल बायस, अपने व्यक्तिगत मत के अनुसार हम स्टडी नहीं करते. ओके, सो स्टडीज आर डन ओनली फॉलोइंग साइंटिफिक प्रोसीजर्स थ्रू एक्सपेरिमेंटेशन एंड ऑब्जर्वेशन. इस बात का ध्यान रखना है कि व्यक्तिगत मत यहाँ पे मायने नहीं रखता. हमें नहीं अपनी व्यक्तिगत राय से कुछ कह देना चाहिए. देन मेथड्स ऑफ रिसर्च, कई तरह की मेथड्स ऑफ रिसर्च होती हैं जिनके नाम कंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन, कोरिलेशनल मेथड्स, इंट्रोस्पेक्शन, एंड these are basically the few methods, and you would study this in the second chapter. Definitely psychology is a natural science when it is studied and practiced as neuroscience, computer science, wherein we are trying to identify the information processing, यानी किस तरह से ह्यूमन थिंकिंग एंड इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग जब
हम इस एस्पेक्ट को स्टडी करते हैं तो वो नेचुरल साइंस है, लाइक मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री। और साइकोलॉजी एक सोशल साइंस है, क्योंकि ये दोनों पार्ट क्या हैं, ये क्या वाला पार्ट है, व्हेन इट स्टडीज और एक्सप्लेन्स ह्यूमन इंटरेक्शन विद द सोसाइटी। ओके, सो हम ऑब्वियसली जब साइकोलॉजी की बात करते हैं तो दैट इन्वॉल्व्स ह्यूमन। ओके, सो दिस इज व्हाट बेसिकली इज meant by the term that psychology as a discipline. Now, if you have understood what I have explained in the previous slide, this is what it's all about, the outline of your entire class 11 psychology. ये जो पार्ट है ये आप चैप्टर 1 में डिटेल में सीखेंगे, मेथड्स ऑफ रिसर्च आप चैप्टर 2 में सीखेंगे। साइकोलॉजी एक नेचुरल साइंस है और उसमें इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग, थिंकिंग, मेमोरी, लर्निंग, ये सारी चीज़ें किस तरह से हो रही हैं ये हम चैप्टर 3, 4, 5, 7, 8 में सीखेंगे। और साइकोलॉजी एज ए सोशल साइंस हम यहाँ पे चैप्टर 6 और 9 में इसे डिटेल में सीखेंगे। और अब आई होप यू आर फीलिंग वेरी गुड कि आपको इंट्रोडक्शन क्लास में सारे चैप्टर्स का अलाइनमेंट, उसके की फिनोमेना जो आप स्टडी करने वाले हैं वो भी पता चल गए, और किस तरह से चैप्टर के नाम दिए गए हैं ये भी आपको पता चल गया। तो हमने साइकोलॉजी एज ए डिसिप्लिन सीख लिया। अब नेक्स्ट क्या आएगा, साइकोलॉजी एज ए नेचुरल साइंस। ठीक है, क्योंकि ये हमारा 2B है, और अगर आप क्लास फ्लो को देखे हो तो 2 था व्हाट इज साइकोलॉजी, 2A था साइकोलॉजी एज ए डिसिप्लिन, एंड 2B था साइकोलॉजी एज ए नेचुरल साइंस, और 2C क्या है, साइकोलॉजी एज ए social science. So I hope you are understanding the class flow as well. Now if you see, then Descartes, he was a Greek philosopher, a great Greek philosopher during 400 BC. So he studied, देखिए नेचुरल साइंस हम क्या कहते हैं, हम मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इन्हें हम नेचुरल साइंसेस कहते हैं, बिकॉज ये ह्यूमन के पहले से प्रेजेंट हैं। Okay, so he studied mind and body equation and he gave interactionism. Then functioning of human mind was explained through functionalism given by the William James. And then Weber, he studied it through psychophysics. अब एक बात मज़ेदार है देखने वाली कि ये जरा आप टर्म्स पढ़िए, मैंने यहाँ ये टर्म लिखा है, ये रिसर्चर लिखा है। साइकोफिजिक्स के माध्यम से साइकोलॉजी को पढ़ा गया, किसने पढ़ा, वेबर ने। फेचनर ने साइकोलॉजी के लिए क्या दिए, मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस और फार्मूलाज। उसके बाद हम साइकोलॉजी को एक्सपेरिमेंट्स, ब्रेन इमेजिंग यानी न्यूरोबायोलॉजी, और इस माध्यम से हम पढ़ते हैं, जो कि फिजिक्स का एक माध्यम है जिसे हम कहते हैं हाइपोथेटिको डिडक्टिव मॉडल। अब अगर आप ये अंडरलाइन पार्ट पढ़ रहे होंगे तो आपको ये समझ में आ रहा होगा कि जो ट्रू नेचर है साइकोलॉजी का वो एक्चुअली में मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री की ही तरह है, और इसीलिए हम इसे नेचुरल साइंस कहते हैं। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड दिस मॉडल, एंड आई एम श्योर जब आपको ये समझ में आएगा तब आपको ये समझ में आ जाएगा कि क्यों साइकोलॉजी साइंस तो है ही, क्योंकि हम इसको साइंटिफिक तरीके से विद द मेथड ऑफ एक्सपेरिमेंटेशन एंड सिस्टमैटिक ऑब्जर्वेशन हम स्टडी करते हैं। तो नेचुरल साइंस के लिए इस मॉडल को हम समझ लेते हैं। ये मॉडल वैसा ही मॉडल है जो हम फिजिक्स में इस्तेमाल करते हैं, और वही तरीका हम थ्योरीज को टेस्ट करने का कहाँ इस्तेमाल करते हैं, साइकोलॉजी में भी। सो व्हाट डज दिस मॉडल मीन्स, दिस मॉडल सजेस्ट दैट साइंटिफिक एडवांसमेंट कैन टेक प्लेस इफ यू हैव ए थ्योरी टू एक्सप्लेन ए फिनोमेना। आप अपने मन से किसी चीज़ को नहीं कह सकते, आपको बेसिकली एक थ्योरी बनानी होगी और उसे टेस्ट करना होगा, और अगर वो थ्योरी टेस्ट हो के प्रूव हो जाती है तब हम कह सकते हैं कि वो उस फिनोमेना को एक्सप्लेन करने की एक थ्योरी है। ओके, सो यहाँ पे जो ये डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है ये आप बेसिकली नोट डाउन कर सकते हैं, बट यहाँ पे आपको मैं समझाता हूँ। देखिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, थ्योरी किस तरह से टेस्ट करी जाती है। पहले हम एक हाइपोथेसिस बनाते हैं। हाइपोथेसिस का मतलब होता है कि हम एक टेस्टेबल स्टेटमेंट को कॉइन करते हैं जो हम स्टडी करने जा रहे हैं उसके बारे में। जैसे डार्ले एंड लैटने ने जब प्रो सोशल बिहेवियर पर स्टडी करी,
उनकी थ्योरी को हम बाई स्टैंडर इफेक्ट कहते हैं, तो उन्होंने एक हाइपोथेसिस बनाई कि क्या ज़्यादा लोगों की उपस्थिति में लोग कम मदद करते हैं। तो हाइपोथेसिस क्या है हमारा, एक इस तरह का टेस्टेबल स्टेटमेंट है क्वेश्चन मार्क के साथ, जो आगे जाके गलत भी हो सकता है और सही भी हो सकता है। देखिए मैंने यहाँ पे इसीलिए लिखा है, प्रपोज ए हाइपोथेसिस इज टेस्टेबल स्टेटमेंट that offers a tentative explanation of how a certain phenomena takes place. Hypothesis after testing could be found to be false or true. तो हम एज ए रिसर्चर यहाँ शुरुआत करते हैं एक ऐसे स्टेटमेंट से जो कि हम टेस्ट करेंगे आगे, और उसको हम क्या कहते हैं, हाइपोथेसिस। अब हम एक्सपेरिमेंट करके अपना डेटा कलेक्ट करते हैं, उसको एनालाइज करते हैं और ड्रॉ कंक्लूजन। अब यहाँ पे जो ड्रॉ कंक्लूजन है वो दो तरीके का हो सकता है, या तो जो कंक्लूजन निकला वो हमारे हाइपोथेसिस को सपोर्ट करे तो हम उस हाइपोथेसिस को मान लेंगे और हम एक थ्योरी देंगे। लेकिन अगर वो डेटा ये सजेस्ट करता है कि ये तो गलत निकल रहा है, जो हमने यहाँ पे सोचा कि क्या ज़्यादा लोगों की उपस्थिति कम मदद लेकर आगे आती है, अगर वो डेटा उसके अपोजिट में है तो हम उस स्टेटमेंट को रिजेक्ट कर देंगे। तो यहाँ पे जो हाइपोथेटिकल डिडक्टिव मॉडल है वो ये हमें सजेस्ट करता है कि हम एक फिनोमेना को तभी मानेंगे जब उसको एक्सप्लेन करने के लिए हमारे पास एक थ्योरी हो, और उस थ्योरी को डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में जब हम टेस्ट कर लें और हर बार हमको एक ही रिजल्ट मिले तब हम उसे मानते हैं, जैसे बिग बैंग थ्योरी दी गई। ओके, नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज साइकोलॉजी एज सोशल साइंस। सो बिल्कुल हम इसे पढ़ते हैं, बट पहले ये देख लेते हैं कि ये जो सोशल साइंस दो वर्ड हैं इनका क्या मीनिंग है। जो ये टर्म है सोशल साइंस, इट रिफर्स एनी सब्जेक्ट, साइकोलॉजी इज ए सब्जेक्ट दैट डील्स विथ ह्यूमन बिहेवियर। तो ऑब्वियसली साइकोलॉजी में भाई हम ह्यूमन साइकी, ह्यूमन थिंकिंग, ह्यूमन बिहेवियर, ह्यूमन इमोशंस, एक्सपीरियंसेस की बात कर रहे हैं, तो साइकोलॉजी भी एक सोशल साइंस हुआ। बट इसके अलावा पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी, इथिक्स एक्सेट्रा कम विद इन द डोमेन ऑफ सोशल साइंस। ओके, सो जहाँ पे ह्यूमन की बात है वो सब्जेक्ट हमारा सोशल साइंस है, और जो ये जियोग्राफी है बेसिकली इसको हम ह्यूमन जियोग्राफी कहते हैं, ये भी एक सब्जेक्ट होता है। ओके, सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दैट द सब्जेक्ट दैट डील्स विथ ह्यूमन बिहेवियर, इसका मतलब ये है कि साइकोलॉजी में भी हम ह्यूमन बिहेवियर की बात कर रहे हैं। ओके, तो साइकोलॉजी एक सोशल साइंस है, लेकिन हम इसको और अच्छी तरह से समझते हैं। नाउ see this definition. In psychology definition earlier, we learned that context, what context means. So in simple ways, human behavior seldom मतलब है ऐसा कभी नहीं होता या बहुत रेयरली होता है that human behave in isolation. Okay, we study human behavior in their socio-cultural settings. मतलब हम सोसाइटी में कल्चरल नॉर्म्स के अंतर्गत ही ह्यूमन बिहेवियर को स्टडी कर रहे हैं, और ये जो स्टेटमेंट्स हैं ये बहुत क्लियर तरीके से आपको बताएंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। आप जो भी करियर चॉइसेस लेते हैं दैट अफेक्टेड बाय द सोशियो कल्चरल नॉर्म्स, आप देखते हैं कि सोसाइटी में कुछ ऐसे करियर हैं जो मेल डोमिनेंट हैं, या जहाँ पे आप ज़्यादा मेल्स को पाते हैं, या हो सकता है कि आपने भी जो करियर सोचा हो वहाँ पे आप ये देखते हो कि ज़्यादा महिलाएं हैं। तो टीचिंग, नर्सिंग हमारी सोसाइटी में इसमें ज़्यादा कौन जाता है, महिलाएं जाती हैं, गर्ल्स जाती हैं। ओके, सो करियर चॉइसेस भी हमारी सोशियो कल्चरल नॉर्म से अफेक्टेड है। रिलीजियस बिलीव्स, फेथ इज़ ह्यूजली अफेक्टेड बाय फैमिली वैल्यूज़। तो जो हमारी रिलीजियस फीलिंग्स हैं वो कौन डिसाइड करता है, वो हमारी फैमिली डिसाइड करती है, हमारी सोसाइटी के अप्रूवल पे वो डिपेंड करता है। और कुछ सोशल ग्रुप होते हैं जो दूसरे सोशल ग्रुप से ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं, जैसे सिख एज इन कम्युनिटी। जब भी अभी हम कोविड में भी देख रहे हैं कि दिल्ली में जो श्री गुरु गोविंद प्रबंधक कमेटी है उसने एम्स के डॉक्टरों को अपने गेस्ट हाउस में रखा, वो उनके पास जो भी रिसोर्सेस है वो लगातार लंगर खिला रहे हैं सारे कोविड पेशेंट्स को, जो कोविड वॉरियर हैं उनको, और आपने भी अपने आसपास देखा होगा।
ओके, सो द फोर्थ पॉइंट इज वी बिहेव डिफरेंटली बीइंग इन आवर होम और अमंग अवर फ्रेंड्स, है ना। अगर आप किसी अजनबी के घर या रिलेटिव्स के घर मिलने जाएं या कोई रिलेटिव आपके घर में आ जाए, तो क्या आप उतना ही फ्रीली बिहेव करते हैं जितना आप जब अपने घर वालों के साथ या अपने दोस्तों के साथ होते हैं? नहीं। तो शायद आपको इस पार्ट से ये समझ में आ गया होगा कि हमारा जो बिहेवियर है वो दूसरे लोगों के द्वारा अफेक्टेड होता है। So human behavior actually is studied in psychology in relation to their socio-cultural and physical environment, and that's why psychology is considered as a social science. आगे समझ में? नोट्स के लिए परेशान मत होइए, ये अलग से हैंडआउट आपको दिया जाएगा ताकि इसमें ये सारा जो डिस्क्रिप्शन है वो आप आसानी से उससे नोट डाउन कर सकते हैं। ओके, सो this is what we have studied. Now basically I said etc, so it means that what all subjects are basically fall under the social science. तो जहाँ पे भी ह्यूमन बिहेवियर है, साइकोलॉजी के अलावा ये जो सारे सब्जेक्ट हैं, ये सारे सब्जेक्ट हमारे सोशल साइंस के अम्ब्रेला में आते हैं। आगे समझ में? अब हम अपने थर्ड टॉपिक के साथ बढ़ते हैं, अंडरस्टैंडिंग माइंड एंड बिहेवियर, और ये बहुत इंटरेस्टिंग है एंड यू वुड लव इट। नाउ इफ यू रियली वांट टू अंडरस्टैंड दिस माइंड एंड बिहेवियर इक्वेशन, first you need to learn the changes that basically happened in the definition of psychology since Greek time. So during 400 BC it was considered as study of soul or mind. Then in 19th century it became a study of mental process. In 20th century it became study of, or rather scientific study of, mental processes and behavior, and these are actually the researcher who are responsible for bringing this change. So in 1890 William James defined psychology as the science of mental life. तो ये भाई साहब विलियम जेम्स लेकर आए। फिर 1930 जॉन बी वॉटसन, he actually did lot of study about proving that the overt behavior should be the subject matter of the psychology. That's why mental process में क्या ऐड हो गया? बिहेवियर ऐड हो गया। और इसीलिए हमें मॉडर्न डेफिनेशन क्या मिली? साइकोलॉजी इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ कॉग्निटिव